कैसे आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आई थिंक कि आपको पहले दो वीडियोस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइप के, वो सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ज़्यादा उसमें से मैग्नेट क्वेश्चन है भी नहीं, कुछ खास उसमें इतना डिस्कशन का है भी नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, और वहाँ से आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, पहले इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं बोल सकते उसको हम कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ते हो तो उसको पढ़ने से आपको आपके चैप्टर में थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि भाई हाँ ये पढ़ रहे हैं, इससे हमें आगे क्या क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए उस टॉपिक को हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बिल्कुल चैप्टर के कि भाई इस चैप्टर में हम दो बातें जरूर सीखेंगे। एक तो ये सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करें रेट ऑफ रिएक्शन को, और दूसरा हम सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने वो नहीं सीखा है कि हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। हमने सिर्फ ये सीखा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और कितने टाइप हो सकता है। कैलकुलेशन करने का तरीका भी हमने नहीं सीखा है, बहुत सारे तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के, वो सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, पहले से स्पीड घटा सकते हैं या पहले से स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वही हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, अगर आप ध्यान से देखो रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कंसंट्रेशन, है ना, कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर दिमाग में आता है वो हमारा आता है कि कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा होता है वो हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना स्पीड भी ज्यादा आएगी। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट higher will be the speed of रिएक्शन। जितना जितना कंसंट्रेशन ज्यादा हो, भाई कंसंट्रेशन ज्यादा होने का कारण तो फायदा ये है कि इस चैप्टर में आगे थ्योरी पढ़ोगे, कोलिजन थ्योरी, जो आपको एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन कैसे होती है, स्पीड कैसे उसकी अफेक्ट करती है। तो उसमें ये कहा जाता है कि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट का आपस में कोलाइड करना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट आपस में भिड़ेंगे तो उससे रिएक्शन होगी, जितने ज्यादा भिड़ेंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए वही बात है, ग्रेटर का कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मतलब ज्यादा रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है, अगर रिएक्टेंट के पार्टिकल ज्यादा है तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा कोलिजन करेंगे, और अगर कोलिजन ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से स्पीड भी क्या है, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, आपकी ज्यादा आएगी। सेकंड जो फैक्टर आपका है भाई वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा फैक्टर है टेम्परेचर का। ठीक है, ये वाला फैक्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंसंट्रेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस पर असर पड़ता है और क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का जो रेट है वो बढ़ता ही है। मोस्टली सभी रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज ही करता है। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase of टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती ही है। और एक्चुअली ये देखा गया है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो रिएक्शन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। ठीक है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री rise in temperature,
द रेट ऑफ रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है भाई, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए ऐसा जरूरी होता है। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम टेम्परेचर को सीधा 10 डिग्री बढ़ा देते हैं तो 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका है वो डबल बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, तो अगर उस टाइम रेट जो आ रहा है मान लीजिए आपका वो आ रहा है 35 मोल पर लीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैंने 35 कर दिया, तो उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, 70 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका पहले से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए 2 फैक्टर हो गए। अब हम इसका नेक्स्ट फैक्टर जो है वो डिस्कस करते हैं, इसको करते हैं हम साफ। नेक्स्ट जो फैक्टर आपका है भाई वो है हमारे रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों, ठीक है। उस बात पर भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के का नेचर कैसा है, क्लियर। तो वो नेचर के बारे में आपको कैसे कह रहा है कि देखिए सभी रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड है वो सेम टाइप के नहीं हो सकते भाई, सबके अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, सबके अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, किसी में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल बॉन्ड होते हैं, किसी में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, या किसी में आयनिक बॉन्ड होता है, किसी में कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं। अब हो सकता है किसी बॉन्ड को तोड़ने में टाइम ज्यादा लगे, किसी बॉन्ड को तोड़ने में टाइम कम लगे, है ना। तो अगर बॉन्ड दिखने में देखिए ऐसा होता है, दिखने में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक जैसा हो सकता है, सिमिलर सा हो सकता है भाई, हाँ ये भी ऐसा रिएक्टेंट है, ये भी ऐसा रिएक्टेंट है, लेकिन उसके अंदर की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या जो बॉन्डिंग नेचर है वो उनका अलग अलग हो सकता है। तो बॉन्डिंग नेचर अलग अलग होने की वजह से ये हो सकता है कि बॉन्ड को तोड़ने में टाइम अलग अलग लगे। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बहुत, उसको तोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर बॉन्ड बहुत वीक होगा तो आसानी से टूट जाएगा, तो टाइम कम लगेगा। तो इसी बात को हमने इस फैक्टर में देखा है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर सिमिलर सा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सिमिलर सा आएगा। लेकिन अगर उनका नेचर डिफरेंट है, और नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्डिंग पे, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो भी क्या आएगा, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक तो है NO नेगेटिव साइड, अगर मैं इसकी रिएक्शन O2 से करता हूं तो NO2 बनता है, 2NO2 बनता है, ठीक है। और इसी तरह एक और रिएक्शन होती है CO प्लस O2, यहां से 2CO2 बनता है। अब दिखने में तो दोनों रिएक्शन सिमिलर से दिख रही हैं, हाँ भाई वहां पे 2NO प्लस O2 से 2NO2 बन रहा है, यहां पे 2CO2 से 2CO2 बन रहा है, लेकिन फिर भी इसमें से एक रिएक्शन की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है और दूसरी रिएक्शन की स्पीड है वो बहुत स्लो है। जो पहले वाली रिएक्शन होती है भैया ये बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो देखिए रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का रिएक्शन सिमिलर दिख रही है, लेकिन उसमें जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनका जो नेचर है वो अलग है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग तरह की गैस है, NO अलग तरह की गैस है, इसमें बॉन्डिंग अलग होती है, इसमें बॉन्डिंग अलग होती है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अलग है, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अलग है। तो इस वजह से रिएक्शन की स्पीड में भी असर पड़ता है, और यही हम स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट हो जाता है तो उसके नेचर के डिफरेंट होने की वजह से भी इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर असर पड़ता है। तो आई होप कि आपको ये थर्ड वाला फैक्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्पीड रिएक्शन की हो सकती है, बेशक रिएक्शन सिमिलर दिखती हो, लेकिन अगर रिएक्टेंट का नेचर अलग है या प्रोडक्ट अलग बन रहा है तो स्पीड भी उसकी अलग होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका है भाई कैटलिस्ट। 10th क्लास में आपने वर्ड सुना होगा या 11th क्लास में आपने वर्ड सुना होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखिए कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, स्पीड को घटा सकते हैं या स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके खुद के केमिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं, घटा या बढ़ा देते हैं उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होकर, लेकिन खुद की केमिकल कंपोजिशन के अंदर खुद के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। आफ्टर द रिएक्शन हमें वो वैसे का ऐसा मिल जाता है, जैसा हमने शुरू में डाला था वैसे का वैसा हमें वो लास्ट में मिल जाता है।
ऐसे ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट। तो दोनों सी बात है, कैटलिस्ट के डालने से क्या हो रहा है, कुछ रिएक्शंस की स्पीड बढ़ रही है, कुछ रिएक्शंस की स्पीड जो है वो घट रही है। तो कल हम कैटलिस्ट के बारे में सीखते, कैटलिस्ट क्या होता है कि सम केमिकल सब्सटेंस can change the rate of reaction when they used in the reaction, but does not change their chemical structure, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के लिए उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। और ये केमिकल्स क्या कर सकते हैं, ये केमिकल्स भी आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन है, रूम टेम्परेचर पे शायद रिएक्शन बिल्कुल स्लो होती हो या होती ना हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम प्लैटिनम को कैटलिस्ट को यूज कर लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम क्या करता है, प्लैटिनम इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, पानी जो है बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लैटिनम किसका काम कर रहा है, हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन प्लैटिनम जो हमें वो एज इट इज मिल जाता है, क्लियर। तो ये हमने उसमें लिखा था फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने यहाँ प्लैटिनम वर्ड यूज किया, प्लैटिनम मिलते था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स के अंदर कैटलिस्ट की तरह, ये वही था, वहां से H2 आ रही थी, वहां से O2 आ रही थी इलेक्ट्रोड के ऊपर, और वहां से आपकी रिएक्शन हो रही थी, है ना। प्लैटिनम यूज किया, वहां पे कॉपर किया था, प्लैटिनम सिल्वर किया था, हां। तो ये सब क्या कर सकते हैं, एज कैटलिस्ट इस रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो भी कुछ रिएक्शंस की स्पीड को चेंज कर सकती है, ओके। चलिए इसको करते हैं साफ, और फैक्टर की हम और बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया, फैक्टर सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर आपका भाई कितने फैक्टर हो गए हमारे, 1 2 3 4 4 हो गए। फिफ्थ फैक्टर पे आते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया, जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हम यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। ये बात बहुत काम की है भाई, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, क्यों, समझिए बात को। मान लीजिए ये दो रिएक्टेंट आपके पास है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है, या सामने वाला सरफेस है। अभी आपस में आते थे, नॉर्मल सी बात है कि ये ऐसे आपस में टकराए और इनके इस जहां से कांटेक्ट में आए हैं उसके बीच में रिएक्शन होगी, बाकी वाला हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको पाउडर कर देता हूँ, बिल्कुल चूरा कर देता हूँ, इसका बिल्कुल पाउडर कर देता हूँ। पाउडर तो ज्यादा एरिया कवर करेगा एज कम्पेयर टू दिस, इसके अगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो इसके कंपैरिजन में इसका पाउडर ज्यादा फैलेगा, है ना, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सरफेस से ज्यादा कवर कर रहा है। सेम बात इसके लिए करेंगे, इसका सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेगा, तो क्योंकि एरिया ज्यादा कवर कर रहा है तो ज्यादा पार्टिकल कांटेक्ट में आएंगे पाउडर में होने के बाद। तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वो ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं दूसरे के रिएक्टेंट्स के, और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन की क्या होती है आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्यों, ड्यू टू मोर पार्टिकल्स ऑफ reactants comes in contact with each other, ठीक है, comes in contact with each other and so react very fast। तो इसलिए लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास जब भी कोई सॉलिड रिएक्टेंट होता है तो पहले उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि उससे रिएक्शन जल्दी होती है, हमारा टाइम बचेगा और हमें प्रोडक्ट भी जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सरफेस एरिया का फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारे रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है वो मोस्टली ज्यादा ही होना चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का होगा रिएक्शन करवाने में भी उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत जल्दी होगी, प्रोडक्ट हमें जल्दी बनेगा,
था आपका, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद एक बिल्कुल लास्ट फैक्टर हमारा रह गया, तो हम एक लास्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो लास्ट फैक्टर हमारा क्या हो सकता है। उसके बाद ये टॉपिक तो हमारा खत्म। बिल्कुल लास्ट फैक्टर हमारा है भाई प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, हम बोल सकते हैं या एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन या प्रेजेंस की जगह हम एक्सपोजर बोल सकते हैं, एक्सपोजर इन रेडिएशन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है भाई जो शायद ठंडे अगर उसको रखते हैं, हम गर्म नहीं करते हैं तो नहीं होती, लेकिन जैसे उसको हम गर्म करते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो हीट प्रोवाइड करवाने से उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ रही है? हीट के बढ़ाने से बढ़ रही है। ये कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो अंधेरे में नहीं होती है, लेकिन जैसे उसको सनलाइट की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है। तो कुछ रिएक्शंस की जो स्पीड है, ऐसा नहीं कि अंधेरे में रिएक्शन हो नहीं रही है, रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन की स्पीड इतनी स्लो है कि हमें ये लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो अगर हम उसको जैसे सनलाइट में लेके आते हैं या जैसे हम लाइट की प्रेजेंस में इसको लेके आते हैं, तो वो रिएक्शन की बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट होती है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती है भैया जिनकी स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको हम हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या लाइट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर हीट और लाइट नहीं दे रहे हैं तो शायद उनकी स्पीड बहुत स्लो हो सकती है, और अगर लाइट दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कई बार मेडिसिन के ऊपर पढ़ा होगा कि इसको हम डार्क प्लेसेस पर, जो बोटल्स होती है मेडिसिन की पीने की या खाने की, उसके पीछे लिखा होता है प्लेस इन ड्राई एंड कूल प्लेसेस। एक लिखा होता है ड्राई एंड कूल, कूल का ठंडा होना चाहिए, ठंडा हुआ तो उससे उसके अंदर जो केमिकल्स है वो रिएक्टर कुछ और नहीं बनाएंगे, तो दवाई सेफ रहेगी। दूसरा कुछ जगह लिखा होता है प्लेस इन डार्क प्लेसेस, उसको डार्क डार्क जगहों पर रखें, डार्क प्लेसेस पर रखें, क्योंकि अंधेरे में रहेंगी तो उसके ऊपर जो लाइट है वो नहीं पड़ेगी, लाइट नहीं पड़ेगी तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए वो लिखा जाता है, क्योंकि लाइट के पड़ने से या सनलाइट के पड़ने से भी किसी रिएक्शन की स्पीड पर असर पड़ सकता है। तो लास्ट फैक्टर हमारा यही है कि सम रिएक्शंस या रेट ऑफ सम रिएक्शंस, rate of some reactions increases in the presence of sunlight or heat or any kind of radiations। ठीक है, किसी तरह की रेडिएशन होती है, सनलाइट की सभी तरह की रेडिएशन होती है, तो किसी भी तरह की रेडिएशंस की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में जो है आपके रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल अगर आपको दूं इसका, मैं तो बहुत बड़े एग्जांपल इसका आपको याद रखा है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है और जो क्लोरीन गैस है, ये अंधेरे में रिएक्शन बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, बहुत बहुत स्लो होती है, लेकिन जैसे ही इसको हम सनलाइट में लेके आते हैं तो इन दोनों के बीच में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और बहुत फास्ट रिएक्शन होने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट क्या करती है, बॉन्ड को बहुत जल्दी तोड़ देती है, बॉन्ड जल्दी टूटेंगे तो दोनों सी बात जल्दी बनेंगे भी। ठीक है, इसीलिए आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में। ओके, तो ये थे आपके फैक्टर्स जो हमने सीखे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। उसमें से सबसे पहले हमारा था कंसंट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर टेम्परेचर हमने सीखा, उसको भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे टेम्परेचर वाले फैक्टर को भी। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमने सीखा, और इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करना चाहिए, और एक लास्ट अभी सीखा हमने प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो ये थे आपके फैक्टर्स। अभी देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक होगा आपको तो लास्ट में, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो छोटा टॉपिक क्या है वो आपको अभी कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, बिल्कुल मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आज हम इसका ऐसे भी कंप्लीट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करूँ, बहुत लंबा टॉपिक थोड़ा सा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज थोड़ा स्टार्टिंग दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आए टॉपिक के बारे में, और जब नेक्स्ट वीडियो में आओ तो उसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है भाई, हम आज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भी अपने पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन वाला, उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, और इसमें हमें जो पढ़ने हैं वो 2 लॉ पढ़ने हैं भाई। 2 लॉ हमें हेल्प करेंगे समझाने में कि किस तरीके से कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, वो 2 लॉ हमें समझने हैं। एक तो हम आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन,
और ये ला तो मुझे आपको पढ़ाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये ला आप 11th में पढ़ के आ चुके हो भाई। कहाँ पढ़ा है आपने, इक्विलिब्रियम के अंदर आपने पढ़ा था ये, बट फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा आज। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो है रेट लॉ, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसका बहुत यूज होगा रेट लॉ का। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं आज कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है, ठीक है। देखिए आपसे कहता है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो रेट हमारा होता है। कहने के लिए मान लीजिए मेरे पास a प्लस बी है, यहाँ से मान लेते हैं 2a भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि जो इसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं कि इसके लिए जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं आर ओ आर, तो वो आना चाहिए कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, उन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये आपका मास एक्शन है। प्रॉपर्ली अगर इसको हम कहें तो प्रॉपर्ली ये होता है भाई कि अगर मान लीजिए आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अब याद है कि यहाँ तो 1 है, इसलिए इतना लिखा हमने, लेकिन अगर इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए या बी होते तो यहाँ पर हम लिखते ए, यहाँ पर हम लिखते बी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी, तो यहाँ पे हम और बंदा सी लिखते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ रिएक्टेंट की टर्म में देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया है उसका प्रोडक्ट कर लीजिए कंसंट्रेशंस का, वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन देगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को डालते हैं दैट इज इक्वल टू k concentration of A raised to power A concentration of B raised to power B, this k is called rate constant, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी जगह वेलोसिटी कांस्टेंट भी मिल सकता है, तो इसलिए k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिए भाई, वो मैं रेट ला बताऊंगा वैसे आपको, जो k है, k इज अ रेट कांस्टेंट। कई बार आपसे रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन को पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ओके। तो ठीक है, अगर मैं इसको 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दूं, तो उस टाइम पे k किसके बराबर हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के हो जाएगा। यानी k क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट क्या हमारा, इज रेट ऑफ रिएक्शन, कब, व्हेन मोलर concentration of each reactant is taken as unity, ठीक है। तो उस केस में हमारा k क्या हो जाएगा, यूनिटी वाला वन ले लेंगे हम, उस केस में हमारा जो रेट है वो हमारा इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट के। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, लेकिन इसमें कमियां थी और इस कमियों की वजह से हमें रेट लॉ पढ़ना पड़ा, जो ज्यादा अच्छा हमारे लिए यूजफुल हमारे लिए काम आया, यूजफुल हमारे लिए प्रूव हुआ। तो वो क्या है, उसमें क्या कमियां थी भैया, ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, केमिकल डायनेमिक्स पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए। अभी तक कोई न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं आया है, फिजिकली चल रहा है, बट आने वाले टाइम में आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि हम केम वेदा से केमिस्ट्री पढ़ रहे